पुलिस को लिखी चिट्ठी में श्रद्धा ने भारत की शान स्ट्रॉन्ग मतलब माइटन स्टील। झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन की रिव्यू मीटिंग आज। विभागार बजट खर्च का लेंगे जायजा, अंतिम तिमाही के लिए तय करेंगे लक्ष्य। 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में नया खुलासा, ईडी ने कोर्ट में दी दलील। पंकज मिश्रा को मिल रहा सरकार का संरक्षण, न्यायिक हिरासत में किया 300 फोन कॉल। टैग पर राज्यपाल और सरकार आमने सामने, राजभवन ने टीएसी की बैठक और नियम पर जताई आपत्ति। बैठक से पहले नहीं ली गई राज्यपाल की सहमति। पलामू में जेएमएम नेता संजीव तिवारी को धमकी, अमन साहू गिरोह के नाम पर जान से मारने की दी गई है धमकी। 2 आरोपी गिरफ्तार, छानबीन में जुटी पुलिस। और पूरे झारखंड में बिजली कटौती से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। 24 घंटे में महज 7 से 8 घंटे मिल रही बिजली, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर पड़ रहा असर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। खबर जमशेदपुर से, जहां कपाली ओपी क्षेत्र के बाबा गुंडी के पास एक बालू लदे हाईवा ने युवती को अपनी चपेट में ले लिया है। इस घटना में युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान हाईवा में तोड़फोड़ भी लोगों की ओर से की गई। सूचना पाकर कपाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और गुस्साए स्थानीय लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगी, पर लोग समझने को तैयार नहीं थे। लोगों का साफ तौर पर कहना था कि बालू माफिया इसी रास्ते का उपयोग कर बालू की तस्करी करते हैं, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। कपाली बाबा गुंडी के ऊपर जो मलिक स्टोर के सामने में एक हाईवा का एक लड़की से सीधा टक्कर हो जाता है, जिसके कारण जो है लड़की का जो है दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो जाता है। और अभी हालात ये है कि लड़की का पूरा बॉडी जो है गाड़ी के बड़े चक्के के नीचे में दबा हुआ है और मतलब उसका पूरा सर और आधा बॉडी का सर पूरी तरह से कुचला गया है। और वहीं हजारीबाग पुलिस ने छत्तीसगढ़ और पलामू के 2 शूटर को यहां पर गिरफ्तार किया है। साथ ही एक पिस्टल, 11 कारतूस और 57,000 नगद भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि हजारीबाग की कंपनियों से लेवी वसूलने के लिए ये दोनों शूटर आए थे। दोनों शूटर ने छत्तीसगढ़ की कोयला कंपनी में दहशत फैलाने के लिए विस्फोट भी किया था। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हजारीबाग से आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ और पलामू के दोनों शूटर बताए जा रहे हैं। दोनों शूटरों का जो कनेक्शन है वो अमन साहू गैंग से बताया जा रहा है, जिनके पास से एक पिस्टल और 11 कारतूस बरामद किए गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में बजट राशि के खर्च का जायजा लिया जाएगा। इसके लिए तमाम विभागों से रिपोर्ट तलब की गई है। इस बैठक में सभी विभागों के सचिव भी शामिल होंगे। इस मीटिंग का उद्देश्य है अंतिम तिमाही तक बजट राशि के खर्च को 100% तक पहुंचाना। पर ताजा हालात पर अगर गौर करें तो 28 नवंबर तक महज 36.22% ही खर्च हो सका है, जबकि रिवाइज एस्टिमेट में महज 34.88% ही है। ग्रामीण विकास, पर्यटन, पशुपालन, पेयजल एवं स्वच्छता और कृषि जैसे विभागों में तो 10% बजट राशि का भी खर्च नहीं हो सका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ गए। अविनाश, देखिए, तमाम विभागों से रिपोर्ट तलब की गई है और बैठक में सभी विभागों के सचिव भी शामिल होंगे। और क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी है इस बैठक को लेकर? देखिए, इस वक्त जो हेमंत सोरेन सरकार ने बजट तैयार किया था 2022-2023 के लिए, उसकी अगर आप उसका आकलन करें अब तक जो खर्च हुए हैं बजट की राशि का, तो महज 36% के करीब ही खर्च पाया है। और ये अगर आप सरकार की नजर से देखें, विकास की नजर से देखें, योजनाओं की नजर से देखें, तो ये कम है। अब सरकार के सामने जो चुनौती है वो ये है कि जो अंतिम तिमाही जिसे हम कहते हैं दिसंबर, जनवरी और फरवरी,
क्योंकि फरवरी में ही अब बजट पेश होने लगा है। और इस लिहाज से ये हर सरकार चाहती है, पूरे देश भर में अन्य राज्यों की भी अगर आप बात करें तो ये कोशिश होती है कि जो सरकार का बजट होता है उसका खर्च 100% खर्च किया जा सके। और इस लिहाज से आज की ये समीक्षा बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। कई ऐसे विभाग हैं जिसमें 6 से 10% ही खर्च हो पाए हैं, वहां कैसे उसे गति प्रदान किया जाए, और जो अंतिम तिमाही में खर्च करने का जो औसत हो वो कैसे हर महीने बढ़ता चला जाए, और तो सरकार ने 100% का जो लक्ष्य रखा है उसे कैसे हासिल किया जाए। इन तमाम मुद्दों पर आज समीक्षा बैठक में चर्चा होगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको लेकर दिशा निर्देश भी देंगे। वैसे विभाग भी के सामने भी चुनौती होगी और मुख्यमंत्री के द्वारा उनको फटकार भी लगाई जाएगी, जो अब तक राशि खर्च कर पाने में सबसे फिसड्डी साबित हो रहे हैं। तो आज का जो बैठक है, आज की जो समीक्षा बैठक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं अविनाश? नहीं, देखिए, इसमें बड़े फैसले सरकार को ऐसे कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर किसी विभाग के सचिव को अगर किसी तरह की फटकार लगती है, उन्हें अगर कोई समय अवधि उनको निर्धारित की जाती है, तो ये जरूर एक रेखांकित करेगी कि कैसे आने वाले समय में जो दूसरे विभाग के भी जो सचिव हैं जिनके यहाँ कम राशि खर्च हो पाए हैं, तो उन्हें किस रफ्तार से काम करना। क्योंकि झारखंड हमेशा से ही, अगर आप अधिकारियों के नजरिए से देखें, तो लेट लतीफी योजनाओं को समय पर धरातल पर नहीं उतारना, पैसे खर्च नहीं कर पाना, अंतिम समय में बजट के राशि का सरेंडर करना, ये सारी चीजें होती रही हैं। तो इससे बचना चाहिए और हेमंत सोरेन यही कोशिश करेंगे कि कैसे कम से कम राशि अंतिम समय में सरेंडर हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश तमाम जानकारियों के लिए। और झारखंड में 1000 करोड़ के अवैध खनन से जुड़े मामले में नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। दरअसल ईडी ने जेएमएम नेता पंकज मिश्रा से जुड़ी कई तथ्य उजागर किए हैं। ईडी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त पंकज मिश्रा को राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। न्यायिक हिरासत में रहते हुए रिम्स में इलाज के दौरान उसने करीब 300 फोन कॉल किए। इतना ही नहीं, उसका राजनीतिक रसूख ऐसा है कि साहिबगंज थाने में उस पर दर्ज प्राथमिकी की जांच में उसे निर्दोष तक बता दिया गया है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निरंजन। राज्य में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में रोज नए नए तथ्य सामने उभर करके आना शुरू हो गया है। ईडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पंकज मिश्रा से जुड़ी कई तथ्य उजागर किए हैं। ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि पंकज मिश्रा को सरकार का संरक्षण पावर एंजॉय कर रहा है। न्यायिक हिरासत में रहते हुए रिम्स में इलाज के दौरान उसने करीब 300 फोन कॉल किए। उसका राजनीतिक रसूख ऐसा है कि साहिबगंज थाने में उस पर दर्ज प्राथमिकी की जांच में भी उसे निर्दोष पाया गया है। अब देखना यह है कि जिस तरह से पंकज मिश्रा रिम्स के पेइंग वार्ड में रहते हुए 300 फोन कॉल को रिकॉर्ड किया गया है, ये नए तथ्य उजागर सामने आए हैं। निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाले खुलासे प्रत्येक दिन ईडी के सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि पंकज मिश्रा की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है और उनके इर्द गिर्द जो उनके शागिर्द हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है, आने वाले वक्त ही तय करेगा। रांची से निरंजन। और झारखंड में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच टकराव जो है वो बढ़ती जा रही। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद की नई नियमावली के गठन के संबंध में उनके पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने और दूसरी ओर टीएससी की बैठक समेत अन्य कार्रवाई पर आपत्ति जाहिर की है। जानकारी के अनुसार राजभवन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सरकार ने टीएससी की नियमावली को जारी करने से पहले राज्यपाल की सहमति नहीं ली है। राजभवन के अनुसार ऐसा करना स्पष्ट रूप से संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन प्रतीत होता है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निरंजन। एक बार फिर राजभवन और सरकार आमने सामने है। पिछले 19 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में इसको लेकर के एक बैठक बुलाई थी। उसको लेकर के राजभवन को आपत्ति है। राजभवन को इन बिंदुओं पर जता चुका है ऐतराज। झारखंड सरकार द्वारा टीएससी को तैयार और अनुसूचित करते समय राज्यपाल के साथ किसी भी प्रकार का परामर्श नहीं किया गया। राज्यपाल 5वीं अनुसूची के तहत कार्यों के प्रदर्शन और शक्तियों के प्रयोग में राज्य के मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से के लिए बाध्य नहीं है। राज्यपाल के पास 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और
अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में विवेकाधीन सख्तियां हैं। लेकिन जिस तरह से तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी इस टीएससी को लेकर के आपत्ति जताई थी, निश्चित तौर पर अब एक बार फिर सरकार और राजभवन आमने सामने है। अब देखना यह है कि टीएससी को लेकर के सरकार क्या रुख अपनाती है, आने वाला ही वक्त तय करेगा। रांची से निरंजन। और देखिए, बीते दिनों ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी यानी कि टीएससी ने क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के छात्रों को जनजातीय भाषा में पढ़ाने का फैसला लिया था। अब इसे लागू करने की कवायद भी तेज हो चली है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषा में शिक्षा देने की कवायद शुरू हो चुकी है। अंग्रेजी को छोड़कर बाकी सभी विषयों की पढ़ाई अब जनजातीय भाषा में कराई जाएगी। इसके लिए बाकायदा खास किताबें भी छपाई जा रही हैं। जानकारों का कहना है कि मातृभाषा में पढ़ाने से बच्चे जल्दी सीख पाते हैं। ये हमको लग रहा है कि एक दशक से ये प्रक्रिया में है, तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही सही कदम है। बच्चों को उनके मातृभाषा में ही विद्यालय के परिवेश में उसकी पढ़ाई होगी, तो एक तो उनको अच्छा लगेगा, दूसरा कि लर्निंग कैपेसिटीज, सीखने की क्षमता उनकी बहुत बढ़ जाएगी। हाल ही में हुई टैग की बैठक में हेमंत सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को जनजातीय भाषा में पुस्तक उपलब्ध कराने का फैसला लिया था। इसे लेकर डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान ने नीति बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। इस योजना के तहत अब तक संथाली भाषा यानी ओलचिकी में कक्षा 1 से 5 तक की पुस्तकें तैयार की जा चुकी हैं। मुंडारी हो, खड़िया और कुड़ुक भाषा में कक्षा 1 से 2 तक की पुस्तकें तैयार हैं। अगला लक्ष्य कक्षा 3 से 5 तक के छात्रों के लिए पुस्तकें तैयार करना है। जनजातीय भाषा के विकास के लिए हेमंत सरकार की पहल अच्छी जरूर है, लेकिन लक्ष्य अभी काफी दूर है। अलग अलग जनजातीय भाषाओं में पुस्तकें मुहैया करने के साथ उन पुस्तकों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी। इन किताबों को सिर्फ इसलिए तैयार किया जा रहा है कि जो झारखंड के जनजातीय बच्चे हैं, जनजातीय परिवार से आने वाले बच्चे हैं, वो तमाम बच्चे इंग्लिश को छोड़कर, अंग्रेजी को छोड़कर बाकी विषय को अपनी भाषा, जनजातीय भाषा में पढ़ सकें, जान सकें और आगे बढ़ सकें। इस दिशा में पहल तो शुरू हो गई है। हालांकि किताबें अभी तक बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा स्कूलों तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन सरकार ने एक शुरुआत कर दी है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 खूंटी। धनबाद के एसएनएमएमसीएच में मृतक के शव से छेड़छाड़ का आरोप परिजनों की ओर से लगाया गया है। दरअसल बीआईटी सिंदरी के 12 नंबर गेट के पास सड़क हादसे में साहिल नामक युवक की मौत हो गई थी। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमएमसीएच लाया गया, पर जब परिजनों को शव सौंपा गया तो उसमें जख्म के निशान देखकर वो दंग रह गए। डॉक्टरों ने चूहे से कुतरने की बात कही, पर परिजन ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हो सकता है पोस्टमार्टम के बाद ही ये चीज मालूम चलेगा कि निकला है नहीं। हाँ, पोस्टमार्टम के बाद मालूम चल जाएगा कि किडनी निकला है कि नहीं निकला है, जो भी कुछ चीज़ है। तो स्टाफ का कहना है कि हम लोग का शिफ्ट चेंज होते रहता है, हम लोग को नहीं पता। ठीक है, अब दूसरे जो मतलब आपका जो शिफ्ट चेंज होता है उन लोगों से पूछो, तो फिर हम लोग उन लोगों के बारे में पता लगाएं। तो वो लोग कहें कि जो मैडम आती हैं, ठीक है, उनसे पूछना। ठीक है, तो कोई वहाँ क्लियर जवाब नहीं दे रहा है। इस तरह का इंजरी को वो खुद पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट ही डिटेक्ट कर लेंगे कि ये एंटीमार्टम इंजरी था या पोस्टमार्टम इंजरी था। मैंने उन्हें समझा दिया है। ये तो उस समय जो भी एग्जामिनेशन कर रहे होंगे डॉक्टर साहब, जो कि इंजरी लिखे होंगे, वो अपने इंजरी में लिखे भी होंगे, दर्ज भी किए होंगे। उनसे जानकारी लेनी चाहिए। जब इंजरी रिपोर्ट आ जाएगा पुलिस के पास और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगा, तब क्लियर हो जाएगा मामला। और गोड्डा में राज्य भर के स्कूली बच्चों के लिए खेलो इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, लेकिन इस पूरे प्रतियोगिता में जिन खेलों को प्रमुखता से रखा गया था, उन खेलों के लिए खिलाड़ी नहीं मिले हैं।
पूरे प्रतियोगिता में कुश्ती, तीरंदाजी और हॉकी जैसे खेलों में से एक भी बच्चे नहीं पहुंचे। पूछे जाने पर कई स्कूलों के बच्चों ने कहा कि स्कूल में संसाधन की कमी है, स्कूल में कभी कुश्ती और हॉकी जैसे खेल हुए ही नहीं, तो प्रतियोगिता तक कैसे पहुंचा जाए। इन शिकायत को लेकर जब स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि स्कूलों के पास मैदान नहीं है, साथ ही साथ ये कुछ ऐसे खेल हैं जिसमें स्पेशलिस्ट और संसाधन की जरूरत है, लेकिन किसी स्कूल के पास ये इंतजाम नहीं है, तो आखिर बच्चे खेलें कैसे। खेल के मैदान से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। तो आप लोग शौचालय वगैरह टॉयलेट कहाँ जा रहे थे? बाहर वाले में जी। वहाँ पैसा लग रहा था जी। कौन दिया, आप दिए सर दिए? सर दिए। साफ सफाई था वहाँ? जी सर, स्मेल दे रहा है। बहुत जोर कल हाँ बहुत जोर करने हो। तो उसमें स्कूल में मैदान वगैरह है? नहीं है। प्रैक्टिस कहाँ करते हो? वो इधर आता है हाई स्कूल। तो मतलब रोज प्रैक्टिस नहीं कर पाते स्कूल में? नहीं सर। उसीलिए यहाँ फिर हार जाते हो? जी हाँ सर। क्यों नहीं? हमारे यहाँ सिर्फ एथलीट और टीम इवेंट में जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, हॉकी वगैरह नहीं हो पाने का, कुश्ती नहीं हो पाने का क्या कारण रह जाता है? हमारे पास उस तरह का किट्स नहीं है, संसाधन की कमी। जी, संसाधन की कमी है। दूसरी बात, हमारे फील्ड भी उस लायक नहीं है, इस वजह से नहीं। हाँ जी। और कुश्ती और कबड्डी तो जा रही है। हाँ। कुश्ती हो गया और आपका तीरंदाजी स्टार्ट नहीं है, उसके लिए साधन। हमारी कुश्ती में जितनी भी बालिका पहलवान है या महिला पहलवान है वो सारी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से ही है, और ये उन्हीं लोगों पर प्रचार प्रसार में कहीं कमी रह गई। के तहत झारखंड के तमाम जिलों में स्कूली बच्चों द्वारा जो खेल प्रतियोगिता है वो कराया जा रहा है, और इस प्रतियोगिता की शुरुआत गोड्डा में भी हुई और अब खत्म भी होने वाला है। लेकिन इस प्रतियोगिता के बीच में जो एक तस्वीरें निकलकर सामने आई वो ये निकलकर सामने आई कि ये प्रतियोगिता कहीं ना कहीं खानापूर्ति साबित हो गई। खानापूर्ति इस वजह से साबित हो गई कि हम एक तस्वीर आपको दिखा दें कि ये पोस्टर जो है वो खेलो झारखंड का है, और उसमें लिखा गया है कि मुख्य प्रतियोगिता कौन कौन सी है। एथलीट्स है, जेवलिन थ्रो है, हॉकी है, तीरंदाजी है, कुश्ती है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है और इत्यादि है। लेकिन इन तमाम खेलों के बीच अगर हम बात करें तो जिले में अगर हम बात करें मुख्य खेलों की, जैसे कुश्ती हो, कुश्ती के साथ साथ अगर हम हॉकी की बात करें, तीरंदाजी की बात करें, तो इन तमाम खेलों से एक भी खिलाड़ी इस खेल में नहीं आए। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि ये जो खेल प्रतियोगिता कराई गई ये सिर्फ खानापूर्ति थी? और अगर ये खानापूर्ति नहीं थी तो जिस जिले में कि हाल ही में नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता कराई गई, जिसका कि प्रतिनिधित्व गोड्डा ने किया, यूं कहें कि मेजबानी गोड्डा ने किया था, उस खेल से एक भी स्कूली बच्चे उसमें शामिल नहीं हुए। तो जिस मकसद से आप इस खेल को करा रहे हैं कि बच्चे विकसित होंगे, अधिक से अधिक बच्चे शामिल होंगे, तो क्या अधिक से अधिक बच्चे शामिल हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल होता है। ऑफ द रिकॉर्ड जब हमारे कुछ सूत्रों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता को कराने के लिए करीबन 90,000 से 1 लाख के आसपास सिर्फ जिला स्तरीय प्रतियोगिता कराने के लिए खर्च हुई है। अब आप आकलन लगाइए कि 90,000 से 1 लाख रुपए जिस प्रतियोगिता को कराने के लिए आपने खर्च कराया है, उस प्रतियोगिता में आपके पास मुख्य खेलों से खिलाड़ी नहीं आए। क्यों नहीं आए? जब इन तमाम चीजों को लेकर हमारे खिलाड़ियों से बात हुई, कोचेस से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि संसाधन की कमी एक मुख्य कारण है कि स्कूली बच्चे ये तमाम खेल नहीं खेल पाते हैं, और यही कारण होता है कि यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। हमने इन तमाम चीजों को लेकर शिक्षा पदाधिकारी से बात की है, तो शिक्षा पदाधिकारी इन तमाम चीजों पर कुछ भी कहने से पीछे हटते हैं। वो कहते हैं कि इन तमाम चीजों पर हम कुछ नहीं कहेंगे, ये प्रतियोगिता पहली बार कराई गई है। सवाल ये होता है कि जब जिले के वरीय अधिकारी सवालों से पीछे हटेंगे और ये कहेंगे कि प्रतियोगिता पहली बार कराई गई है, इस वजह से तमाम खेलों से खिलाड़ी नहीं आए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके अलावा तमाम खिलाड़ियों से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय प्रतियोगिता गोड्डा के 3 अलग अलग मैदानों में खिलाया गया, लेकिन मैदानों में जो कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों की बच्चियां आई थी उन्हें शौचालय तक जाने का जगह नहीं था। वो बाहर सार्वजनिक शौचालय में जा रही थी और उसे पे आउट उसकी वार्डन करती है। हमारी बातचीत यहाँ के खिलाड़ियों से हुई है, उन्हीं खिलाड़ियों ने ये तमाम चीजें बताई हैं कि जो संसाधन की कमी स्कूलों में तो थी, जब वो मैदान पर खेलने के लिए आई हैं तो मैदान पर भी वो तमाम संसाधन उन्हें नहीं मिल पाए। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की कवायद तेज हो चली है। टीएससी की अनुशंसा पर टीआरआई संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया और कुड़ख भाषाओं की पुस्तकें तैयार कर रहा है। इसके जरिए जल्द ही जनजातीय भाषा में क्लास चलने लगेंगे। खूंटी के स्कूली बच्चों ने सरकारी पहल का स्वागत किया है। बच्चों से बातचीत की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार इन दिनों जनजातीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कहा जा रहा है कि अब
प्राथमिक स्तर पर भी मतलब 1 से ही बच्चे जनजातीय भाषा में ही पढ़ाई करेंगे। अंग्रेजी की अगर आप बात छोड़ दें तो बाकी जितने भी विषय होंगे वो कहीं ना कहीं जनजातीय भाषा में ही बच्चों को किताब प्रोवाइड कराया जाएगा। एक हम ऐसे स्कूल में हैं और अगर आप इस ब्लैक बोर्ड पर नज़र डालें तो संभवतः आप कुछ वाक्य को, शब्द को समझ पा रहे होंगे, कुछ नहीं समझ पा रहे होंगे। इसलिए नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये मुंडारी में लिखा हुआ है, जनजातीय भाषा है झारखंड की। हमारे साथ अमित हैं। अमित, ये क्या आपने लिखा है, इसको पढ़िए तो। अनुतुम अमित संगा अन्या हतुर अनुतुम फुद्दी अन्या स्कूल अनुतुम क्लामाटी झारखंड राज्य चिमतम स्थापना लेना। मतलब ये तुम लिखे हो कि तुम्हारा अमित संगा नाम है, ये तुम्हारा गांव का नाम है और ये जो है तुम बोल रहे हो कि झारखंड स्थापना दिवस के बारे में। ये जो सरकार कह रही है कि स्थानीय जो जनजातीय भाषा है उसमें अगर आप लोग पढ़ोगे, आपके भाई पढ़ेंगे, बहन पढ़ेगी तो वो ज़्यादा जल्दी सीख पाएगी, ऐसा है क्या लगता है? जी हाँ। कैसे? दूसरी भाषा में क्या दिक्कत हो रही है? जी दूसरी भाषा में भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं हो रही है तो अपनी भाषा में ज़्यादा सहूलियत है। जी हाँ। सोचो हम तुम्हारे गाँव आए हैं, तुम मेरे बारे में कुछ पूछना चाहती हो तो क्या पूछोगी अपनी भाषा में? आपका नाम अमान तुम चिन्हता ना? मतलब आपका नाम क्या है? हाँ हाँ। और आगे क्या पूछोगी? आप आम कोताते हिजू का नाम। आप कहाँ से आए हैं? हाँ। ऐसी किताबों को तैयार किया जा रहा है, न सिर्फ मुंडारी बल्कि हो की भी बात करें, कुड़ुक की बात करें, संताली की बात करें। इन किताबों को सिर्फ इसलिए तैयार किया जा रहा है कि जो झारखंड के जनजातीय बच्चे हैं, जनजातीय परिवार से आने वाले बच्चे हैं, वो तमाम बच्चे इंग्लिश को छोड़कर, अंग्रेजी को छोड़कर बाकी विषय को अपनी भाषा, जनजातीय भाषा में पढ़ सकें, जान सकें और आगे बढ़ सकें। इस दिशा में पहल तो शुरू हो गई है। हालांकि किताबें अभी तक बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा स्कूलों तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन सरकार ने एक शुरुआत कर दी है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 खूंटी। और बोकारो स्टील प्रबंधन को विस्थापित संघर्ष मोर्चा और झारखंड नवनिर्माण सेना ने 1 सप्ताह के अंदर विस्थापितों की बहाली का अल्टीमेटम दिया है। तय समय सीमा के अंदर 20,000 विस्थापितों की बहाली शुरू नहीं हुई तो बीएसएल के अफसरों को उनके घरों में कैद कर दिया जाएगा। बहाली की मांग को लेकर विस्थापितों का जत्था पैदल मार्च करते हुए बीएसएल के प्रशासनिक भवन के पास पहुंचा, पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर विस्थापितों को रोक दिया है। इस दौरान उग्र विस्थापितों ने बीएसएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। यदि 1 सप्ताह के अंदर बहाली चालू नहीं करेंगे तो बोकारो स्टील मैनेजमेंट का एक भी अधिकारी न घर से एडीएम आ पाएंगे न एडीएम से घर जा पाएंगे। और उसमें हमारा मांग था एक मुश्त 20,000 विस्थापितों की बहाली, महिला पुरुष, शिक्षित अशिक्षित को डीपीएलआर के माध्यम से योग्यता के अनुसार नौकरी दो और नौकरी देने में उम्र सीमा 45 वर्ष करो। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।